हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल न्यू चैप्टर क्लास 10th बायोलॉजी का, हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन। तो ये चैप्टर ना बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, ठीक है, बट मैं यहाँ ट्राई करूंगी कि आपको इतनी इजी वे में समझाऊं कि ये चैप्टर आपको इजी लगे। तो ध्यान से सुनना, तो ये चैप्टर टफ नहीं, इजी लगेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो पहले समझते हैं कि हेरिडिटरी वर्ड की मीनिंग क्या है। अच्छा, अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि हेरिडिटरी मीन्स ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, समझ में आया? नहीं समझ में आएगा, इसको थोड़ा जनरल वे में समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके मम्मी पापा से बिल्कुल रिजेंबल करती हैं, जैसे आपकी आईज का कलर, आपके हेयर का कलर, आपके स्किन का कलर, ठीक है। बहुत सी ऐसी आदतें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पेरेंट्स से बिल्कुल मिलती हैं, यानी आपके पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो आप में ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। कैसे हुए हैं यही हमें इस चैप्टर में समझना है। तो अब देख लेते हैं डेफिनेशन क्या बनती है हेरिडिटरी की। हेरिडिटरी मीन्स ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। In other words, what we can say, transfer of the characters from one generation to the next generation. That is hereditary. Simple. तो चलो अब हम इसके पीछे की ना पूरी साइंस समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सुनने में जो इतना इजी लग रहा है ना कि हाँ ठीक है, मम्मी पापा के जो कैरेक्टर्स हैं वो बच्चों में आ गए हैं, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटरी। बट इतना सिंपल नहीं है ये, ठीक है। ये चैप्टर ऐसे ही टफ नहीं कहा जाता, तो इसको कोशिश करते हैं समझने की, बस ध्यान से सुनना। चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को सबको ये तो पता है कि हमारी सबकी बॉडी, चाहे वो कोई भी जीव हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल हो, बड़े से बड़ा एनिमल हो, छोटे से छोटा एनिमल हो, सबकी बॉडी किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है। तो हमारी अपनी बॉडी में अगर हम अपने आप को कंसीडर करें, ह्यूमन बीइंग को, तो कितनी नंबर ऑफ सेल्स होगी है? तो इतनी सारी सेल्स हैं हमारी बॉडी में। अगर हम एक सेल को कंसीडर करें, चलो मैं एक सेल का डायग्राम बनाती हूँ। ये मैंने यहाँ पे बना दी ये सेल, ठीक है। अब अगर ये सेल है तो भाई इसके बीच में एक न्यूक्लियस तो होगा ही, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि इसको ना हमें एक्सप्लोर करना है। सब कुछ इसी न्यूक्लियस में है, हेरिडिटरी का पूरा चैप्टर इस छोटे से न्यूक्लियस में भरा हुआ है, ठीक है। तो न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ सेल। सारी सेल्स जो होती हैं उनके फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस करता है। इस फंक्शन के अलावा न्यूक्लियस का एक बहुत बड़ा रोल है। अब जब इस न्यूक्लियस को ना ध्यान से देखा गया माइक्रोस्कोप के अंदर, आंखें डाल डाल के देखा गया, तो उसके अंदर हमें क्या दिखा? आपको दिख रहे हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ठीक है। यही छोटे से वो स्ट्रक्चर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेरिडिटरी के प्रोसेस के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि एक बच्चा जो जन्म लेने वाला है उसका कलर, उसके स्किन का कलर, उसके बालों का कलर, उसकी आईज का कलर, सब कुछ उसकी बॉडी में जो भी चीजें हैं वो उसके मम्मी पापा से रिजेंबल करेंगी या नहीं करेंगी, ये सब कुछ डिसाइड करने वाला है ये कौन है? ये नाम बताओ इसका? क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स आर द genetic material that are responsible for the transfer of character from one generation to the other generation. कहाँ प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स? हर सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर हर सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं तो हमारी बॉडी में तो कितनी सारी सेल्स हैं, यानी हर सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो यानी बहुत सारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। अब मैं इनका नंबर भी बताती हूँ आपको। एक सेल में, एक सेल के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी काउंटिंग यानी उनका नंबर होता है 46। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एक सिंगल सेल के न्यूक्लियस में। अब इतनी सारी सेल्स है हमारी बॉडी में, तो इमेजिन कर सकते हो कि कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे हमारी बॉडी में, ठीक है। इसीलिए बॉडी के हर पार्ट का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो शेप है, जो भी कुछ बनना है ना, वो सब कुछ डिटरमाइन करते हैं ये क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम का जो नंबर है वो होता है 46 इन ईच सेल, लेकिन ये पाए जाते हैं पेयर्स में, यानी जोड़ों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर पेयर्स में बात की जाए तो क्रोमोसोम्स कितने नंबर ऑफ पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं किसी भी सेल के अंदर? दैट इज 23। तो पेयर्स में ये प्रेजेंट होते हैं 23 के नंबर्स में, और अगर टोटल काउंट हमें पूछी जाए तो दैट विल बी 46 number of chromosomes are present in nucleus of each and every cell of the living
organisms and these chromosomes are responsible for the process of heredity. ठीक है, तो चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। मैंने बोर्ड पे यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है क्रोमोसोम्स का। ये है क्रोमोसोम्स। एक चीज और समझ लो, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये 2 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ये 2 क्रोमोसोम्स है यहाँ पे। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स होते क्या है? क्रोमोसोम्स ना थ्रेड के बने होते हैं, मतलब इनका जो पूरा स्ट्रक्चर है बॉडी का वो थ्रेड का बना होता है। एकदम से थ्रेड आपस में ऐसे लिपटे रहते हैं, राउंड 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 राउंड, और उसी से इन क्रोमोसोम्स की पूरी बॉडी बनी होती है। ठीक है, तो अब अगर इन क्रोमोसोम को थोड़ा स्ट्रेच किया जाए, ठीक है, इन क्रोमोसोम को अगर थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे तो ये जो स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है दैट इज कॉल्ड डीएनए। ठीक है, तो यानी अगर हम देखें तो बेसिकली जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? डीएनए के थ्रेड से बने होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डीएनए। लेकिन इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसा है? ठीक है, इसका पूरा मॉडल जो था वो प्रेजेंट किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, तो चलो फिर से वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ये है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए के थ्रेड से। अब डीएनए होते क्या है? देखो, डीएनए जो होते हैं वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। डबल हेलिकल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें 2 हेलिक्स हैं, एक ये है और एक ये। ठीक है, तो 2 स्ट्रिंग्स हैं इसमें और ये कुछ इस तरीके से जुड़ी होती है, तो इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डीएनए। ठीक है, और जो ये हेलिकल्स हैं, जो इनकी स्ट्रिंग्स हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स जिस पॉइंट पे एक दूसरे से मिलते हैं उसे हम बोलते हैं क्रोमेटीन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो डीएनए क्या है ये समझ में आ गया। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब जब डीएनए को थोड़ा और स्ट्रेच किया गया, वहां कुछ और मिला हमें। जब डीएनए को स्ट्रेच किया गया ना, तो ये स्ट्रक्चर मिला। अब ये क्या है? दीज आर जीन्स। तो ये जो सिंगल आपका स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड, यहां से यहां तक का जो स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड जीन। ठीक है, तो अब आराम से हम समझ सकते हैं कि डीएनए किससे बने हैं। डीएनए एक्चुअली बने हैं जीन से, या डीएनए पे जीन्स होते हैं, और जो डीएनए है वो क्या बना रहे हैं? वो क्रोमोसोम्स बना रहे हैं। तो एक्चुअली में तीनों चीजें ना सेम है, केवल यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कि जीन जो है आपकी स्मॉलर यूनिट है, एकदम अंदर प्रेजेंट होती है डीएनए के, और डीएनए से बना हुआ है हमारा क्रोमोसोम्स। और एक्चुअली जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर। तो एक और चीज यहाँ समझने की चीज है, डीएनए के साथ एक वर्ड आता है आरएनए। ठीक है, व्हाट इज आरएनए? आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए के बारे में आपने समझ लिया, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है। दूसरा न्यूक्लिक एसिड है आरएनए। आरएनए जो होता है ना वो सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं ऐसे बना दूं, ठीक है, दैट इज आरएनए। डीएनए क्या है आपका? डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, 2 हेलिक्स होते हैं इसमें। ठीक है, और आरएनए इज अ सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। Like DNA, RNA is also present in nucleus. That is why DNA and RNA are known as nucleic acid. अब इन दोनों के अपने अलग अलग फंक्शंस हैं। ठीक है, फंक्शंस के बारे में हम आगे समझेंगे। एक बार समराइज कर लेते हैं। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल्स न्यूक्लियस। इन नंबर क्रोमोसोम्स आर 46 and they are present in pair. So in pair the number are 23. Okay. When we stretch the chromosome, we will find DNA. So we can say chromosomes are made up of DNA. ठीक है? And when we stretch the DNA, we will find genes. So actually, these chromosomes, DNA and genes are same. They are genetic material. They are responsible for the inheritance of the character from one generation to the next generation. Clear है? डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो डबल हेलिकल होता है, मीन्स डबल हेलिक्स का बना होता है, और इन हेलिकल्स को या हेलिक्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। जहां पे दोनों न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं उन्हें, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रोमेटीन। ठीक है, आरएनए इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जैसे डीएनए का फुल फॉर्म था डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जैसे आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम समझेंगे
कि अब इस डीएनए के अंदर क्या है, ठीक है। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही समझना है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगी विद द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आरएनए एंड देयर फंक्शंस। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं थोड़ा जो मेन पॉइंट्स है इस टॉपिक के डाल दूंगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है, कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट जरूर करना बच्चों, मुझे बहुत खुशी होगी आपको रिप्लाई देने में।